हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। इसके पहले हम लोग 22 फरवरी 2015 के सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आइए बचे हुए 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि बाल्यावस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को ही परिवर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो यह कितने में आता है, तो यह 9 से 12 वर्ष के अंतर्गत आता है। जबकि अगर यहीं पर पूर्व बाल्यावस्था पूछ दिया जाता तो वह 6 से 9 होता है। ठीक है, पूरा बाल्यावस्था 6 से 12 साल होता है, जिसमें परिवर्ती बाल्यावस्था कितने से कितना, 9 से 12 वर्ष के अंतर्गत आता है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो परिवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपाक काल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। यानी कि एक बच्चा आर्जव है जो कि यह कहता है कि उसका जो भाषा विकास है वह व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली यह फील करती है, यह महसूस करती है कि नहीं, भाषा विकास पे इन्वायरमेंट का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, हमारे आसपास के परिवेश का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन दोनों के बीच जो यह चर्चा है यह किस विषय में है। चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, या प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। तो यह किस पर चर्चा हो रही है, तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद पर चर्चा हो रही है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद का प्रयोग व्यक्तियों के जन्मजात सहज गुणों और उसकी परवरिश और पालन पोषण के दौरान मिले पर्यावरण और माहौल के प्रभाव के द्वारा विकसित व्यवहार के लक्षणों की आपसी संपूरकता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचन किया जाता है। उपर्युक्त प्रश्न में इन्हीं तर्कों का विवेचन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। अध्यापिका इस बात को ऑब्जर्व कर रही है कि पुष्पा, जो कि उसके क्लास की एक बच्ची है, वह खुद किसी समस्या को समाधान नहीं कर पा रही है। वह खुद किसी समस्या यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है, परंतु जब उसे किसी बड़े व्यक्ति यानी कि उससे जो वयस्क हो या फिर उसका ही कोई साथी हो, उससे कोई मार्गदर्शन मिल रहा है तो वह उस काम को कर लेती है। तो इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर सहारा देना। तो इसे क्या कहेंगे, इसे सहारा देना कहेंगे। इसी को इंग्लिश में स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जब बच्चा कोई कार्य नहीं कर पाता है तो MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जो उससे ज़्यादा जानकार व्यक्ति हो उस फील्ड का, उसके द्वारा उसे टेम्परेरी हेल्प दिया जाता है, अस्थायी रूप से सहायता दी जाती है, जिससे कि वह अपना काम कर ले। ठीक है, तो इसी पूरे प्रोसेस को स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, हिंदी में से सहारा देना कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो जो सभापति शब्द है यह पुल्लिंग है, जबकि जो सभाध्यक्ष है, सभाध्यक्ष ये कैसा है, यह एक सामान्य शब्द है, न तो यह स्त्रीलिंग का बोधक और न ही यह पुल्लिंग का बोधक है। यानी कि जो अध्यापिका है वह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, वह किसी के वर्चस्व को नहीं दिखा रही है बल्कि दोनों को समान नजरिए से देख रही है। तो वह क्या है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है।
ए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, या जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या डी है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि यह समझा जाए कि बच्चा किस प्रकार से लर्निंग कर रहा है और उसके लर्निंग में किस प्रकार से सुधार किया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 21 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुल नैतिकता के 6 स्तरों को दिए हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्तर 1। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी, स्तर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, तो यह प्रगतिशील क्लास की एक मुख्य विशेषता है, तो ये तो सही है, हमें निगेटिव पॉइंट को खोजना है। दूसरा है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जी नहीं है, ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को जो कुछ भी बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसे बिना कोई तर्क किए, बिना समझे उसे जो कहते हो एक्सेप्ट कर ले, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे उसका समाज उसे एक्सेप्ट करने की अनुमति दे या न दे, तो ये गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सही बात है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी जांच परीक्षण के लिए, सी प्रेरणा के लिए, या डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसका सही जवाब है सी प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन मोटिवेशन के लिए आवश्यक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी योजना प्रचलित है, उसमें कोई नई जानकारी जोड़ दी जा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण या संगठन। तो उसे आत्मसात्करण कहते हैं, इसी को इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं। पियाजे ने भी बताया कि जब बच्चा अपने वर्तमान स्कीमा में कोई नई चीज़ केवल ऐड कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एसिमिलेशन कहते हैं, हिंदी में इसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? यह व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी दो व्यक्ति संपूर्ण रूप से एक समान नहीं हो सकते, वह एक दूसरे से चाहे बुद्धि में अलग होंगे, चाहे प्रेरणा में अलग होंगे, चाहे अभिरुचि में अलग होंगे। ठीक है, तो उनमें यह भिन्नता देखने को मिलेगी, कोई भी पूर्ण रूप से एक समान नहीं हो सकता। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। तो इसका सही बात है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इस बात पर बल देता है कि चाहे कोई बच्चा सामान्य हो या समाज से वंचित हो, चाहे वह फिजिकल रूप से डिसेबल हो, चाहे उसे कम दिखाई देता हो, चाहे कम सुनाई देता हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, सबको शिक्षा का अधिकार है और सबको एक ही क्लासरूम में, एक ही छत के नीचे समान रूप से समान व्यवहार करके पढ़ाया जाना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या शारीरिक विकास से। तो यह आपके संवेगात्मक विकास से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्प्रैक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया या सी डी डिसलेक्सिया। तो यह आपका डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है। किसका? डिस्ग्राफिया का। डिस्कैल्कुलिया जबकि गणितीय विकार से, गणना के विकार से, और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ए भाषा, बी सामाजिक अनुभव, सी परिपक्वन या डी क्रियाकलाप। तो पियाजे ने सामाजिक अनुभवों को बल नहीं दिया था। उनके अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, बाकी भाषा, परिपक्वन और क्रियाकलाप करेगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ए पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, बी केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, या सी इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या डी पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना।